गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू ज्ञानधारा गुरुकुलम। साथियों, आज का जो हमारा सेशन है स्पेशल है क्योंकि आज हम लोग पंचायती राज अर्थात हम कहें स्थानीय स्वशासन की चर्चा और परिचर्चा करेंगे कि क्या अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त हैं पंचायतों को और कैसे पंचायत या स्थानीय स्वशासन का गठन होता है। यह भी चर्चा इस सेशन में हम लोग करने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का भी उल्लेख इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जहां हम लोग न केवल भारत में स्थानीय स्वशासन का उद्भव कैसे हुआ यह जानने का प्रयास करेंगे, बल्कि स्वतंत्र भारत में कैसे स्थानीय स्वशासन का विकास हुआ यह भी जानने का प्रयास इस वीडियो में करेंगे। आशा करते हैं आपको यह पसंद आएगा। पसंद आने लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें ज्ञानधारा गुरुकुलम के साथ। प्रिय साथियों, जैसा कि हम लोग जीएस में अपनी इंडियन पॉलिटी में 7 वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं, तो वो आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। ये स्पेशल वीडियो है पंचायती राज के ऊपर, जहां ना केवल एक आम नागरिक के रूप में बल्कि या तो आप बिलोंग करते होंगे गांव से या तो आप बिलोंग करते होंगे शहर से, तो दोनों स्तरों पे अर्थात नगर पालिका या पंचायती राज में या तो ग्राम सभा, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है एक आम नागरिक के रूप में या कहें एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में। ठीक है, तो जब हम पंचायती राज को स्टार्ट करें तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि ये होता क्या है। हम और आप सभी लोग यह जानते हैं कि हमको और आपको ना केवल संविधान द्वारा यह अधिकार प्रदत्त है कि हम एक ऐसी सरकार चुनें जो कि हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। अर्थात उपयोगी सिद्ध होने का मतलब यहाँ है कि ना केवल हमारे लिए कुछ नीतियों का निर्माण करे बल्कि आवश्यकता पड़ने पर हमारे लिए अर्थात हमारे और आपके लिए कुछ ऐसे विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करे जिससे ना केवल स्थानीय स्तर पर हमारा आपका विकास हो बल्कि कुछ नीतियों और कुछ कमियों को भी सुधार किया जाए स्थानीय शासन के द्वारा। ठीक है, तो इसी प्रकार जब स्थानीय शासन के प्राचीन इतिहास की बात करें अर्थात ऐतिहासिक रूप में इसकी चर्चा करें तो भारत में चूँकि पहले से जब इतिहास का अध्ययन किया जाए तो ग्राम सभा, जो कि पहले सभा के रूप में जानी जाती थी प्राचीन भारत में, यह जो नीति है अर्थात कहें हम ग्राम जो आज हम लोग देख रहे हैं गांव को, तो यह पहले सभा के रूप में जाना जाता था, जहां एक समुदाय या हम कहें कि समुदायों का समूह निवास करता था और वह नीतियों की चर्चा परिचर्चा के लिए एक सभा का निर्माण करते थे और उसके एक मुखिया होते थे या हम कहें उसके एक अधिकारी होते थे जो नीतियों के चर्चा के दौरान अध्यक्षता करते थे। इसी प्रकार जब हम आए आधुनिक भारत से पहले अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व भारत की बात करें तो 1882 में नाम आता है लॉर्ड रिपन का, जिनके द्वारा स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में किया गया। लेकिन यह स्वतंत्रता के पूर्व का समय था। कब? 1882 अर्थात 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। किसकी? स्थानीय स्वशासन की। ठीक है, लॉर्ड रिपन जो थे इन्होंने स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किया और उसके बाद कालक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो अभी हम लोग समझेंगे है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन का विकास या पंचायती राज का विकास, पंचायती राज व्यवस्था का विकास कैसे होता है, यह इस सेशन में हम लोग समझेंगे और इससे ज़रूरी जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको भी समझेंगे। ठीक है, तो पॉइंट में हम लोग देखिए, पॉइंट में इस पहले पंचायती राज के परिचय को देखेंगे, उसके बाद पंचायती राज क्यों आवश्यक है इस पर भी चर्चा करेंगे, उसके बाद कुछ विशेषताएं भी देखने का प्रयास इस सेशन में करेंगे कि पंचायती राज की क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग भारत में स्थानीय शासन अर्थात स्थानीय स्वशासन का कैसे प्रारंभ होता है उसको भी देखेंगे और स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन का कैसे विकास हुआ यह भी देखेंगे। और उसके बाद स्थानीय स्वशासन या हम कहें पंचायती राज में आरक्षण का क्या प्रावधान है इस पर भी कुछ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आते हैं अपने पहले बिंदु की तरफ अर्थात पहले टॉपिक की तरफ, परिचय। तो हमने आपसे डिस्कस भी किया कि पंचायती राज या हम कहें स्थानीय स्वशासन चूँकि भारत में बहुत प्राचीन काल से चल रहा है, प्राचीन काल में
गांव को सभा के रूप में जाना जाता था। तो उसके बाद फिर समय आता है पंचायती राज। उसके बाद समय आता है पंचायती राज। जब हम लोग पहले देखें, समय था जब गांव को सभा के रूप में जाना जाता था। उसके बाद यह कालक्रम चलता रहा, अनेक शासक या अनेक राजवंश भारत में आए और उनके दौरान भी चलता रहा। लेकिन जब मुग़ल शासकों का समय आता है तो इसमें थोड़ा सा, चूँकि सत्ता का जो केंद्र था वह शासक या सम्राट या बादशाह होते थे, तो स्थानीय स्वशासन के विकास को बहुत ही, हम कहें, धूमिल हो गई यह गति जो पहले चल रही थी प्राचीन भारत में। इस मुग़ल शासनकाल के दौरान यह धूमिल हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब अंग्रेज़ों का भारत में आगमन होता है और उनकी सत्ता यहाँ स्थापित होती है, तो लॉर्ड रिपन थे, उनका नाम आता है 1882 में लॉर्ड रिपन का, इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन, लॉर्ड रिपन का नाम आता है, इन्होंने भारत में स्थानीय स्वशासन, इन्हें ही भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभकर्ता माना जाता है, जो कि स्थानीय स्वशासन जैसा हम और आप आज देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद नाम आता है 1882 में इनका नाम आ गया। उसके बाद जब हम लोग देखें आगे, यह कालक्रम चलता रहता है स्थानीय स्वशासन के विकास का। उसके बाद समय आता है धीरे धीरे, जब भारत स्वतंत्रता के पश्चात अब बात करें तो भारत में वह समय आता है, यह क्रम चलता रहता है कि जब सरकारें, या हम कहें गांधीवादी विचार के जो लोग थे, नेता थे उस समय, लाल बहादुर शास्त्री हो गए, या उनसे भी पहले हम चलें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार के जो लोग थे, अर्थात उस समय जो शीर्ष नेतृत्व करता थे, उन्होंने न केवल गांधीवादी विचारधारा के लोगों ने न केवल स्थानीय स्वशासन के बारे में विचार करना या मताएक होकर यह निर्णय लिया कि स्थानीय स्वशासन का होना जरूरी है, चूँकि लोकतंत्र, वास्तविक लोकतंत्र वही होता है जहाँ सत्ता का, जो हम कहें सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। विकेंद्रीकरण का मतलब है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात किसी एक के हाथ में पावर, अर्थात सत्ता केंद्रित ना होके विकेंद्रित हो, अर्थात सभी के पास कुछ ना कुछ अधिकार हो। इसी से एक व्यवस्थित लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है। इसी के प्रयास के परिणाम स्वरूप आगे हम लोग अभी देखेंगे कि कैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन होता है 1992 में। उसके बाद कैसे वह परिणाम आगे बढ़ता रहता है और संविधान में कैसे कैसे प्रावधान होते हैं उसको भी देखेंगे। लेकिन उसके बाद दूसरे बिंदु की तरफ हम लोग आएँ, क्यों, अर्थात क्यों जरूरी है स्थानीय स्वशासन, क्यों जरूरी है स्थानीय स्वशासन, इस पर चर्चा करें। तो देखिए, हमने पहले भी कहा जो समय के शीर्ष नेतृत्व करता थे उनके सामने सबसे बड़ी यही चुनौती थी, चूँकि हम लोग, आप लोग भी जानते हैं कि सत्ता या तो संघ के पास या हम कहें केंद्र के पास होती है। केंद्र के पास होती है, सत्ता के दो ही रूप है, केंद्र के पास, अर्थात केंद्र के पास पावर होती है और एक राज्य के पास पावर होती है। लेकिन एक तीसरे रूप, अर्थात स्थानीय स्तर पे भी एक सरकार हो, इसका प्रयास उस समय के नेतृत्वकर्ता करते हैं, और जिसका परिणाम हम लोग आज देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन के रूप में एक बहुत ही कुशल सरकार, या हम कहें कि हमारे आपके दुखों और सुखों में भागीदार एक सत्ता आती है, जो कि हमारे और आपके ही द्वारा निर्वाचित होती है। ठीक है, तो पहले दो रूप थे, केंद्र और राज्य, लेकिन लोकतंत्र में यह भी जरूरी है कि एक नए, अर्थात एक और इसमें सत्ता जुड़े, जिसे स्थानीय स्तर की सरकार कहा जाता है। क्या? स्थानीय स्तर की सरकार। एक केंद्र हो गया, एक राज्य हो गया और एक स्थानीय। जैसा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में हम लोग अपने परिप्रेक्ष्य में बात करें तो केंद्र पे एक सरकार होती है केंद्र स्तर पे, और एक राज्य स्तर पे सरकार होती है। उसी प्रकार एक स्थानीय स्तर पे सरकार होने का प्रावधान किया जाता है, और कैसे किया जाता है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बिंदुओं के माध्यम से हम लोग यह समझेंगे कि कैसे वह प्रयास किया जाता है। तो सर्वप्रथम हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारत के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने स्थानीय स्वशासन लाने का प्रारंभ किया, जिससे न केवल सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, अर्थात सत्ता का डिस्ट्रीब्यूशन हो, बल्कि एक ऐसी सरकार का निर्माण हो, एक ऐसी स्तर की सरकार का निर्माण हो जिससे जन सुविधाएँ, अर्थात हम कहें विकास के स्तर, अर्थात विकास की जो गतिविधियाँ हैं वह न केवल समस्त नागरिकों तक पहुँच सके, बल्कि केंद्र से चलने वाली जो योजनाएं हैं वह ग्रामीण स्तर पर
छोटे से छोटे तबके के पास भी पहुंच सके। यही होता है पंचायती राज या हम कहें स्थानीय स्वशासन। ठीक है, उसके बाद बात आती है, अब जब हम संवैधानिक परिप्रेक्ष्य की बात करें कि भारत जब संविधान में 1992 में जब भारतीय संविधान में 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, इसी के द्वारा कौन कौन सा आपको याद रखना है, 73वां और 74वां भारतीय संविधान में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, इसी के आधार पे भारत में हम कहें संवैधानिक प्रावधान किया जाता है एक स्थानीय स्तर पर सरकार के निर्माण का, जो कि भारतीय संविधान में 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा प्रावधान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग देखें प्रावधान भी हो जाता है और 92 में यह संशोधन होता है और 1993 में यह प्रावधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है भारत में। ठीक है, कौन सा प्रावधान, तो 1993 में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन भारत में किया जाता है, वह प्रावधान पूर्ण रूप से भारत में लागू किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देख लिया भारत में स्थानीय स्वशासन कैसे हमने प्रारंभ हुआ है, यह भी देख लिया, और स्वतंत्र भारत में कैसे गति चलती है स्थानीय स्वशासन की। उसके बाद हम लोगों ने देखा 92 में जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन होता है, इसके द्वारा भारत में न केवल एक स्थानीय स्तर पर सरकार का निर्माण का प्रावधान किया जाता है, बल्कि उसका गठन का प्रावधान या चुनाव का प्रावधान 1993 में किया जाता है भारतीय संविधान के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आरक्षण पे आते हैं। आरक्षण की बात करें तो स्थानीय स्तर पर या पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 अर्थात 1/3 आरक्षण का प्रावधान है महिलाओं के लिए, और SC ST के लिए भी प्रावधान है, किसमें, स्थानीय स्तर पर सरकार निर्माण के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, आगे इसका एक और वीडियो आएगा, वहाँ हम लोग यह समझने का प्रयास करेंगे, चूँकि इंडियन पॉलिटी में हम लोग देखेंगे कि क्या है और कैसे है संवैधानिक प्रावधान और क्या समितियाँ निर्मित हुई थी स्थानीय स्तर पर सरकार के निर्माण के कुछ उपक्रमों को समझने और जानने के लिए, वह हम इंडियन पॉलिटी में देखने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग देखें ग्राम पंचायत। अब देखिए ग्राम पंचायत नहीं, पंचायत की संरचना हमने देखा कि पंचायती राज देख रहे हैं हम लोग। उसके बाद जब बात की जाए पंचायत की संरचना की, तो कुछ बिंदु महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चूँकि पंचायत के स्तर पे या पंचायत राज को 3 स्तरों पे विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा स्तर, तो एक होता है ग्राम स्तर पे, एक होता है पंचायत हम या कहें प्रखंड स्तर पे, जिसे ब्लॉक डिवीजन कहा जाता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है जिला परिषद। ठीक है, और इसके सर्वा या हम कहें मुखिया कौन होते हैं या मेन लीड कौन करते हैं इसको, तो ग्राम स्तर पे लीड करते हैं मुखिया, या जिन्हें प्रधान के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में तो प्रधान के रूप में जाना जाता है, अन्य प्रदेशों या हम कहें कुछ जगह अलग अलग नामों से मुखिया या सरपंच के रूप में अब भी जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद नाम आता है प्रमुख। पंचायत समिति या ब्लॉक लेवल पे आते हैं प्रमुख, ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक डिवीजन पे आते हैं उसके मुखिया या हम कहें लीड जो करते हैं किसको, पंचायत समिति को, वह होते हैं प्रमुख। उसके बाद आता है जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो उसके मुखिया या हम कहें कि जो सर्वा या हम कहें लीड जो करते हैं उसको, वह होते हैं अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद अब बात की जाए कि ग्राम पंचायत के कुछ कार्य होते हैं, सेम उसी प्रकार पंचायत समिति के भी कुछ कार्य होते हैं, सेम उसी प्रकार जिला परिषद के भी कुछ कार्य होते हैं। वह कौन कौन से कार्य होते हैं और कैसे कैसे विकास के कार्यों को किया जाता है इन सभी के द्वारा, उसको भी समझेंगे। तो पॉइंट वाइज हम लोग समझने का प्रयास करें तो हम लोगों ने देखा ग्राम पंचायत के जो लीड करते हैं ग्राम पंचायत को, वह होते हैं मुखिया या प्रधान या सरपंच के रूप में जिन्हें जाना जाता है। उसके बाद इनका जो मेन काम होता है वह गांव स्तर पर विकासात्मक परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, अर्थात कैसे ग्राम स्तर पर, गांव स्तर पर, विलेज स्तर पर विकास के जो योजनाएं या परियोजनाएं हैं उनको क्रियान्वित किया जाए, यह कार्य या इसका हम कहें निर्देशन करते हैं गांव के मुखिया या
डिस्ट्रिक्ट के जो होते हैं प्रधान जो विलेज के होते हैं प्रधान, वह कौन क्या करते हैं उसके कार्य को देखें तो वह गांव स्तर पर विकास योजना के क्रियान्वयन पर ध्यान देते हैं और यह इनका मुख्य कार्य होता है। और उनको कैसे क्रियान्वित किया जाए, हम कहें कैसे जो योजनाएं हैं उनको लागू की जाएं, इस पर भी ध्यान देते हैं और उसको निर्देशित करते हैं गांव के मुखिया। उसके बाद नाम आता है पंचायत समिति का। अब इसके कार्यों को हम लोग देखें, जिसके लीड जो करते हैं वह होते हैं प्रमुख, और इनका जो कार्य है वह है ग्राम पंचायत के आर्थिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना। किसका काम है? पंचायत समिति के प्रमुख का क्या काम है? ग्राम पंचायत के आर्थिक योजनाओं पर विचार विमर्श करना, अर्थात जो आर्थिक परियोजनाएं होती हैं उस पर विचार विमर्श करने का जो कार्य होता है वह पंचायत के, या हम कहें जो ब्लॉक लेवल पे जो होते हैं लीड करते हैं पंचायत को, जो ब्लॉक लेवल पे या प्रखंड लेवल पे लीड करते हैं, जो होते हैं उसके अध्यक्ष होते हैं, या हम कहें अध्यक्ष होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, वह करते हैं किसका क्रियान्वयन करते हैं? तो आर्थिक परियोजनाओं का क्रियान्वयन करते हैं। ठीक है। उसके बाद नाम आता है जिला परिषद का। जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं, और इनका कार्य क्या होता है? तो समन्वय और पर्यवेक्षण का, अर्थात इनका कार्य होता है सभी योजनाओं परियोजनाओं के सर्वेक्षण और पर्यवेक्षण या समन्वय और पर्यवेक्षण का कार्य होता है। किसका? तो जिला परिषद के अध्यक्ष का काम होता है कि समस्त योजनाओं को समन्वयित और क्या पर्यवेक्षित करना इनका कार्य होता है। किसका? जिला परिषद के अध्यक्ष का। ठीक है। अब देखिए, हम लोगों ने देख लिया कि पंचायत की संरचना कैसी होती है, अर्थात एक होती है ग्राम पंचायत, एक होती है पंचायत और एक होती है जिला परिषद, जिसके मुखिया ग्राम पंचायत के मुखिया होते हैं, पंचायत समिति के प्रमुख होते हैं और जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। हम लोगों ने इतना देख लिया। अब इनके चुनाव की बात की जाए तो इनका चुनाव जनता द्वारा, या जो वहाँ के नागरिक होते हैं जहाँ के यह अपने अपने पद पे कार्यान्वित होते हैं या अपने अपने पद पर नियुक्त किए जाते हैं, तो वह जनता के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इनका चुनाव होता है, चुनाव के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। और चुनाव कैसे होता है तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि गांव स्तर पे गांव के प्रधान का प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात, या हम कहें 5 वर्ष कार्यकाल पूरा करने के पश्चात किसका होता है चुनाव? तो इनका चुनाव होता है किसका? मुखिया का, या हम कहें पंचायत का। 5 वर्ष पर किसका चुनाव होता है? तो वह होता है किसका? पंचायत का चुनाव होता है। और सबका चुनाव होता है किसके द्वारा? चुनाव के द्वारा। और इसमें चुनाव में भागीदारी कौन करता है? तो हम और आप, अर्थात 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके जो लोग होते हैं उस क्षेत्र के, जहाँ के मुखिया और प्रमुख या अध्यक्ष होते हैं, वहाँ के जो 18 वर्ष से अर्थात वयस्क नागरिक जो हैं या वयस्क लोग जो हैं वह चुनाव कर सकते हैं। वयस्क लोगों की उम्र क्या होती है? तो 18 साल होती है। हमको भी पता है, आपको भी पता है, क्या 18 वर्ष के नागरिक चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं। और इनके अगर हम बात करें इनकी जो चुनाव लड़ने की आयु होती है उसकी बात करें तो 21 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए। किसकी? जो चुनाव लड़ना चाहें उनकी आयु होनी चाहिए 21 वर्ष। आपको याद रखना है, या आप समझ सकते हैं कि 21 वर्ष के जो व्यक्ति हैं उस क्षेत्र के, वह चुनाव में भागीदारी कर सकते हैं। चुनाव में भागीदारी का मतलब है कि चुनाव लड़ने का कार्य कर सकते हैं, अर्थात चुनाव में खड़े हो सकते हैं। कौन? 21 वर्ष के जो नागरिक हैं उस क्षेत्र के, जहाँ के मुखिया, प्रमुख और अध्यक्ष चुने जाने हैं। ठीक है। हम लोगों ने अब तक देख लिया पहले देखा परिचय क्या है पंचायती राज का, उसके बाद हम लोगों ने देखा जरूरी क्यों है सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, अर्थात जो पावर है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पंचायती राज बहुत ही आवश्यक है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए, सत्ता के विकेंद्रीकरण का मतलब है कि जो पावर है, जो पॉलिटिकल पावर है, या हम कहें कि जो योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए किसका होना आवश्यक है? किसी भी लोकतंत्र में पंचायती राज्य का होना आवश्यक है।
तो हम लोगों ने पहले परिचय को देखा, उसके बाद क्यों ज़रूरी है पंचायती राज, इस पर भी चर्चा किया हम लोगों ने। उसके बाद विशेषताओं को भी देखने का प्रयास किया कि क्या विशेषताएं होती हैं, कि कैसे जो विकासात्मक योजनाएं हैं उसकी पहुंच आम नागरिक तक की जाए। इसके लिए आवश्यक है पंचायती राज, अर्थात जो केंद्र और राज्य के द्वारा क्रियान्वित योजनाएं हैं उसको ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर सभी नागरिकों तक उसकी योजनाओं को, अर्थात जो योजनाएं हैं उसकी पहुंच कराई जाए। इसी के लिए पंचायती राज्य का होना किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत ही आवश्यक है, जो एक सशक्त लोकतंत्र का उदाहरण हो। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने देखा भारत में स्थानीय स्वशासन। हमने देखा कि लॉर्ड रिपन ने कैसे 1882 में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ भारत में किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्वतंत्र भारत में, चूंकि हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे जो उस समय की, अर्थात स्वतंत्रता के पश्चात जो शीर्ष नेतृत्व करता थे या गांधीवादी विचारधारा के जो लोग थे, हम कहें जवाहरलाल नेहरू हो गए, उसके बाद अंबेडकर जी आते हैं, इन लोगों ने बहुत ही कुशलतापूर्वक एक प्रयास किया कि भारत में न केवल केंद्र या हम कहें केंद्र और राज्य स्तर पर सरकार हो, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी एक सरकार का होना उतना ही आवश्यक है जितना केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकार का होना आवश्यक है। क्योंकि विकास की जो भागीदारी है, जब तक देश के आम नागरिक या हम कहें सबसे निचले तबके के नागरिक तक ना पहुँचो, तब तक वह देश लोकतंत्र का अच्छा उदाहरण नहीं हो सकता है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा विशेषताएं क्या हैं, और स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज, चूँकि पंचायती राज को ही स्थानीय स्वशासन या लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। उसके बाद हम लोग आगे के सेशन में ढेर सारी चर्चा इस पर करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने आरक्षण भी देखा कि 1/3% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है स्थानीय स्वशासन में, और SC ST को संविधान के अनुसार जो आरक्षण है, संविधान के अनुसार जो आरक्षण प्राप्त है उसी के अनुसार इनको स्थानीय स्वशासन में भी आरक्षण प्राप्त है। लेकिन 1/3% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त है, किसमें? स्थानीय स्वशासन में। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्राम पंचायत मतलब पंचायत की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर के बारे में भी हम लोगों ने देखा, चर्चा की कि स्ट्रक्चर क्या होता है। 3 स्तर पे स्थानीय स्वशासन या हम कहें पंचायत की संरचना है, 3 त्रिस्तरीय है। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसके प्रमुख कौन होते हैं, या हम कहें कि लीड कौन करता है तीनों स्तरों पे। इन तीनों सरकारों का मतलब है तीनों जो पंचायत के तीनों भाग हैं, या हम कहें 3 जो इसकी संरचना है त्रिस्तरीय है, उसको लीड कौन करता है उसको भी हम लोगों ने देखा। और उनके कार्य क्या कार्य होते हैं उनके, अर्थात जो लीड करते हैं उनके क्या कार्य होते हैं, उसको भी हम लोगों ने तीनों के कार्यों को देखा। उसके बाद हम लोगों ने चुनाव को भी देखा कि चुनाव इनका कैसे होता है, और चुनाव के लिए कौन चुनाव में भाग लेते हैं, अर्थात चुनाव जो खड़े होते हैं पद के लिए उनकी आयु कितनी होनी चाहिए, और जो मतदान करते हैं उनकी आयु तो आप और हम सभी लोग जानते हैं कि 18 वर्ष होनी चाहिए चुनाव में मतदान करने के लिए। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के सेशन में जो लगभग एक पंचायती राज के संबंध में कुछ बेसिक जानकारियाँ, हम कहें कि मॉरल जानकारियाँ यहाँ समझने का प्रयास किया कि पंचायती राज क्या होता है। चूँकि इंडियन पॉलिटी जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें शायद वीडियो अब तक अपलोड किए जा चुके हैं, और यह कंटिन्यू वो आपका चलता रहेगा। ये स्पेशल वीडियो है थोड़ा पंचायती राज के ऊपर, कि हम और आप ना केवल अपनी जिम्मेदारियों से या जिम्मेदारियां हमको भारतीय संविधान या हम कहें कैसी प्राप्त हैं हमको, उसके बारे में जानने और समझने का प्रयास किया, बल्कि हमारी क्या अपेक्षाएं हैं अपने जो स्थानीय स्तर पर सरकार है उससे, उसको भी समझने का प्रयास किया कि जो भी विकासात्मक योजनाएं आती हैं केंद्र और राज्य सरकार द्वारा, उसको क्रियान्वित करने का कार्य या जिम्मेदारी होती है किसकी? जो स्थानीय स्तर पे सरकार होती है। ठीक है। और यहाँ हम लोगों ने देख भी लिया कि आरक्षण क्या होता है, या कैसे इसका भारत में उद्भव होता है, या हम कहें विकास होता है। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये पसंद आया होगा। पसंद आने पे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो ज़रूर देखें, चूँकि स्थानीय शासन या स्थानीय स्वशासन या पंचायती राज के बारे में जानना उतना ही ज़रूरी आपके लिए है जितना कि एक आम नागरिक के रूप में आपकी जिम्मेदारी है भारत सरकार के प्रति। ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं आपको